देखिए, एक चीज़ ये होती है कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, तो इस सर्कल में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं ध्यान रखने वाली। एक तो सेंटर, तो सर्कल का सेंटर को जनरली हम ओ लेते हैं, और दूसरा इसका रेडियस, ठीक है। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि अगर ये सर्कल है, इस सर्कल को, ये सर्कल का सेंटर हो गया, इस सर्कल के अंदर कोई भी एक लाइन है जो एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को टच करती है और सर्कल के अंदर रहती है, तो इसको क्या बोल देते हैं? कॉर्ड। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट कॉर्ड्स आप बना सकते हैं। सर्कल के अंदर बहुत सारी कॉर्ड्स बन सकती हैं, लेकिन उनमें सबसे लंबी कॉर्ड होती है जो सेंटर से होकर गुजरती है, उसको हम बोल देते हैं डायमीटर। इसको हम बोल देते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर कोई लाइन ऐसी है जो सर्कल को टच करते हुए आर पार निकल जाए, इधर से आ रही हो और इधर से आ रही हो, और सर्कल को क्रॉस कर जाए, इंटरनली भी लाई करे, एक्सटर्नली भी लाई करे, अंदर भी हो सर्कल के, बाहर भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। SECANT, सीकेंट। अगर कोई लाइन ऐसी है जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करते हुए चली जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है। इन सब की अलग अलग डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। अगर कोई लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट और दो पॉइंट्स पर टच करती है, इस तरीके से है कोई लाइन, उसको बोलते हैं कॉर्ड। अगर कोई लाइन ऐसी है जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरे और 2 पॉइंट्स पर टच करे, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, उसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। अगर कोई लाइन बाहर से आए, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, अंदर पूरा क्रॉस करे और फिर सर्कल के बाहर निकल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। अगर कोई लाइन एक्सटर्नली सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करते हुए बाहर से निकल जाए, तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, तो ये सारी हो गई चीज़ें। इसके बाद में आप सीधा, जैसे ये एक्सरसाइज 10.1 है, तो 10.1 में ओरली करने वाला हूँ, तो ज़रा देखिएगा, इसमें 6 पार्ट्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। आपको ऑप्शन दिए हैं एक्सटीरियर, ऑब्लिक, इंटीरियर। तो सीधी बात है कि सेंटर कहाँ लाई करेगा? सर्कल के अंदर, तो इंटीरियर हो गया। सेकंड देखिएगा, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। एक पॉइंट ये सेंटर है, whose distance is greater than the radius of the circle। तो आप ये देखिएगा रेडियस कहाँ पर होगा? रेडियस के लिए सर्कल के ही किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो रेडियस बनेगा। सर्कल पर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से अगर ज्वाइन कर देंगे तो रेडियस बनेगा। वो बोल रहे हैं कि अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than radius। तो रेडियस से बाहर, मतलब सर्कल से बाहर ही होगा वो पॉइंट, तभी उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस से बड़ा बना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? एक्सटीरियर। कि वो पॉइंट, ये क्या पूछ रहे हैं? अ पॉइंट whose distance from the center of a circle, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius। वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। इंटीरियर में तो लाई करेगा नहीं, बाहर ही लाई करेगा, एक्सटीरियर में लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। समझ गए? ठीक। थर्ड देखिएगा, थर्ड है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। क्या? डायमीटर। ठीक। फोर्थ देखिए, एन आर्क इज अ डैश when its ends are the ends of a diameter। सेमी सर्कल। समझ गए? देखिए, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का कोई भी टुकड़ा लो आप, आपने ये टुकड़ा ले लिया और ये टुकड़ा ले लिया, और आपने कहा कि मैं इसको काट कर बाहर निकाल रहा हूँ, निकाल लिया, ये क्या आ गया? ये कहलाएगी आर्क। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं आर्क है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन लेंथ नहीं है, तो कर्व्ड लेंथ को हम आर्क बोल देते हैं। समझ गए? कर्व्ड लेंथ को हम आर्क बोल देते हैं। अब उन्होंने बोला कि डायमीटर है ये,
और एक ऐसी आर्क जिसके एंड पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, तो ऐसा आर्क क्या बनाएगा, ये क्या बन गया अंदर, आधा सर्कल, तो सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल। उसके बाद देखिएगा फिफ्थ है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अच्छा, सेगमेंट और सेक्टर देख लीजिए क्या होता है। इंटर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ, फिर सीधा थ्योरम्स पर ही आएंगे। देखो, जैसे एक सर्कल में मैंने क्या करा कि ये सेंटर है, इस सेंटर को एक पॉइंट इधर ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट इधर, मतलब सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करा और इस पॉइंट से ज्वाइन करा, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन बन गया ना, ये दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये नोट कर लो, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये सेक्टर है, ये पूरा एरिया जो है ये सेक्टर है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये भी तो पूरा का पूरा एक ऐसा, मतलब कि सर्कल को, सर्कल के सेंटर को एक पॉइंट से ज्वाइन करा, सर्कल के सेंटर को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करा, तो आप ये यही वाला बीच का एरिया क्यों निकाल रहे हैं, ये बड़ा वाला क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो सही बात है, बड़ा वाला भी निकाल सकते हैं। तो जो छोटा टुकड़ा बनेगा उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और जो बड़ा टुकड़ा बनेगा उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, समझ गए। अब इसी तरीके से बात करते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट पर आते हैं। फिर से एक सर्कल बनाइए, ये सर्कल का सेंटर, एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो, ऐसे एक कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए। तो कॉर्ड ने भी तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे हमने कहा ये वाली कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड है, तो इसने भी तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट तो हो गया ये नीचे वाला छोटा पार्ट, इसको क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट। और जो ये बड़े वाला पूरा पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब देखिएगा यहाँ पर सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूजन ना हो, तो सेक्टर का ये ध्यान रखिएगा, सेक्टर में क्या करना होता है, सेक्टर में दो लाइंस ऐसी होती हैं जो कि सेंटर से कनेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, और सेगमेंट में कोई लाइन सेंटर से कनेक्ट नहीं होती। सेगमेंट का मतलब ये है कि एक कॉर्ड ड्रॉ करो, कॉर्ड के एक तरफ एक सेगमेंट, दूसरी तरफ दूसरा सेगमेंट। हम अपनी खुली आंखों से ऐसे ही देख लेंगे कि जो एरिया मेरे को छोटा नजर आएगा उसको मैं बोल दूंगा माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है इस कॉर्ड के इस तरफ ये छोटा एरिया, कम एरिया है, तो कम मतलब माइनर, बड़ा मतलब मेजर। ठीक है, तो ये सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस है, याद रखिएगा। उसके बाद सर सेमी सर्कल सेगमेंट होगा, सेक्टर होगा? सेमी सर्कल जो है एक सेगमेंट भी होगा और एक सेक्टर भी होगा। बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि अगर मैं सेमी सर्कल की बात करता हूँ तो सेमी सर्कल में ये एक लाइन ऐसे हो गई और एक लाइन ऐसे हो गई, तो अगर देखा जाए तो एक तरह से ये कॉर्ड है, और कॉर्ड के इस तरफ वाला क्या होगा, सेगमेंट होगा। भाई कॉर्ड जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसको क्या बोल देते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं, सेगमेंट भी है। लेकिन सेंटर को ज्वाइन करने वाली दो लाइनें भी हैं इसमें डायमीटर में, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक सेक्टर की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, और फिर एक चीज़ और है इसमें, ना किसी को माइनर कह सकते हैं ना किसी को मेजर कह सकते हैं, सब बराबर बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है, तो किसी को माइनर किसी को मेजर नहीं कह सकते, इक्वल है। ठीक, चलिए जी फिफ्थ पार्ट में देखें, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, कॉर्ड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आर्क, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कॉर्ड। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। सिक्स्थ है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन थ्री इक्वल पार्ट्स।
3 पार्ट्स, यस क्या क्या? एक्सटीरियर सर्कमफ्रेंस इंटीरियर। ठीक है, एक सर्कल है, वो सर्कल किसी भी प्लेन को, प्लेन क्या है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने ये सर्कल बना रखा है, तो ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो होता है इंटीरियर, ये जो इसकी बाउंड्री है दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, और जो बाहर का पोर्शन है, बाहर कोई भी ये पूरा का पूरा पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। तो एक सर्कल जो है वो उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक कहलाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक कहलाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और एक कहलाएगा सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर, सर्कल पर और सर्कल के बाहर, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट है, line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. Line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. True है? Line segment joining the center to any point on the circle, सर्कल पर किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो वो रेडियस होता है, तो फर्स्ट आपका ट्रू है। सेकंड देखिए, a circle has only finite number of equal chords. Finite number of equal chords, बताओ। फॉल्स है, ट्रू तो नहीं है। सब फाइनाइट है, फाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स, सर मेरे हिसाब से फाइनाइट होगा ना। इक्वल कॉर्ड्स की तो लेंथ हमें पता है ना, देखो जैसे मान लो, नहीं इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि फॉल्स है। मतलब ये वाली कॉर्ड भी इक्वल हो सकती है, ऐसे भी कॉर्ड इक्वल हो सकती है, ऐसे भी कॉर्ड इक्वल हो सकती है, ऐसे भी बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, ठीक। तो ये फॉल्स है। सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो इसको आप बोलेंगे फॉल्स, बहुत सारी हो सकती हैं इक्वल कॉर्ड्स, ठीक। थर्ड देखेंगे, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। यस, ट्रू। अगर 3 इक्वल आर्क्स में उसको डिवाइड करा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों या तो माइनर आर्क हैं या तीनों मेजर आर्क हैं, ठीक है। आर्क भी उसी तरीके से आप ये देखिए, जैसे ये सर्कल है तो इसमें मान लो यहाँ से यहाँ तक ये वाली आर्क है, तो देख कर समझ में आ रहा है ना कि ये छोटी आर्क है और ये बड़ी आर्क है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया गया, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, मतलब तीनों की लेंथ इक्वल है। तो मैं किसी को माइनर किसी को मेजर नहीं कह सकता, मैं सबको माइनर बोल सकता हूँ, मैं सबको मेजर बोल सकता हूँ, सब मेजर है सब माइनर है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड है, सॉरी फोर्थ है, अ chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. ट्रू। Fifth है, sector is the region between the chord and its corresponding arc. False, वो क्या होता है? Sixth है, a circle is a plane figure. Plane figure है, 3D में नहीं बनता सर्कल, 3D में तो वो sphere बन जाएगा, बॉल बन जाएगी। उसके बाद आप पेज नंबर 172 पर आइए, थ्योरम 10.1, तो थ्योरम 1 ये मिटा रहा हूँ मैं। तो एक्सरसाइज 1 आपकी बेसिक नॉलेज के लिए थी, एक्सरसाइज 1 में से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। फिर भी कर लेना, पता चला 1 नंबर का 2 नंबर का कोई फिल इन द ब्लैंक आ गया, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल दिमाग से ना मिटा दिया था उसको, मिटा मत देना दिमाग से। थ्योरम 1 है, इक्वल chords ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center.
ये सेंटर है सर्कल का O, और एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD। वो बोल रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो हमने कोई दो कॉर्ड्स बना ली जो कि इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखिएगा टू प्रूव, ये सेंटर पर एंगल कैसे बनाएगी कॉर्ड, भाई दोनों कॉर्ड्स हैं तो दोनों कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन तो करो। तो कैसे करेंगे भाई, ए बी कॉर्ड है तो ए को ओ से ज्वाइन करिए और इसी तरह से बी से ओ को ज्वाइन करिए। सी डी कॉर्ड है तो सी को ओ से ज्वाइन करिए और इसी तरह से डी को ओ से ज्वाइन करिए। ये हमने कर दिया। और मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये दोनों इक्वल होंगे। तो लिखिएगा टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हो गया। अब हम क्या कहेंगे, देखिए वही है कि चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे ये सर्कल हो, यहाँ पे हमको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज़ करना है। तो मुझे प्रूव क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स, ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दो ट्राइंगल्स में देखिएगा मैं ये कहूँगा ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, एक तो ये है। दूसरा आप कहेंगे ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। फिर क्या तो बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, दोनों रेडियस है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो आप अब कहें बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by triple S congruence criteria, by triple S congruence criteria यहाँ पर जब साइड है तो फिर कोई भी दो साइड पकड़ लीजिए। तो हमने ये दो साइड ले ली। अब ये ए बी है और ए ओ है, तो आप ऐसे लिख लो इसको ए बी और ए ओ, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अल्फ़ाबेट ए। तो जब अल्फ़ाबेट ए कॉमन है तो इसको लिखेंगे बी ए और इसको लिखेंगे ए ओ। तो ये क्या हो गया, बी ए ओ, ठीक है। इसी तरह से सी डी और डी ओ है, तो मैं बोलूँगा सी डी है और डी ओ है, तो ये दोनों तो एज इट इज कंबाइन हो जाएंगे, ये हो जाएगा सी डी ओ। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल बी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ओ, ट्राइंगल बी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ओ। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर एंगल प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है ए ओ बी और ये जो सी ओ डी है ये दोनों इक्वल है। तो आप ये देखिए ट्राइंगल बी ए ओ में ओ कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड पोजीशन में। ट्राइंगल सी डी ओ में ओ कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड पोजीशन पर। तो आप यहाँ पर कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल, इसको ओ को बीच में ले आओ तो सी ओ डी बाई सी पी सी टी, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था कि सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है, दोनों कॉर्ड्स जो सेंटर पर एंगल बनाएंगी वो इक्वल होगा, ठीक। तो ये तो हमारी फर्स्ट थ्योरम हुई। उसके बाद देखिएगा अगला देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम टू। थ्योरम टू में है if the angles subtended by the chords of a circle if the angles if the angles subtended by the chords of a circle if the angles subtended by the chords of a circle
by the chords of a circle at the center are equal comma then the chords are equal तो हमें ये प्रूव करना है if the angle subtended by the chords of a circle at the center chords of a circle at the center are equal then the chords are equal। तो उल्टा काम करना है, जो पहली वाली थ्योरम थी उसमें ये दे रखा था कि chords AB और CD इक्वल है, तो वो जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो एंगल भी इक्वल होगा। ये चीज़ पहले में प्रूव करनी थी, अभी उल्टा है। अभी इन्होंने क्या दिया कि एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है CD, वो सेंटर पर जो एंगल बना रही है दोनों कॉर्ड्स वो इक्वल है, और अब मुझे क्या प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। अब ये करना है, उल्टा काम करना है। तो यहाँ पर आप सर्कल बनाइए, ये ये सेंटर है और एक कॉर्ड इधर बना लो और एक कॉर्ड इधर बना लो। कॉर्ड कहीं और भी बना सकते हो, मैंने वैसे इस तरफ बना ली। इस कॉर्ड को बोल दीजिए AB, इस कॉर्ड को बोल दीजिए CD। ये सेंटर है O, ये से O को ज्वाइन करा, B से O को ज्वाइन करा, C से O को ज्वाइन करा, D से O को ज्वाइन करा। अब इस बार हमको AOB और COD ये दोनों इक्वल गिवन है। यहाँ लिखिएगा टू प्रूव AB is equal to CD given एंगल AOB is equal to एंगल COD। ये दे रखा है, प्रूव करना है कि AB CD के इक्वल है, ठीक है। तो मैं कहूँगा एंड ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक, अब यहाँ पर बोलेंगे कि AO is equal to DO, रेडियस के इक्वल है भाई, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। फिर कहिए एंगल AOB is equal to एंगल COD। ये दे रखा है, इसको बोलिएगा गिवन। फिर बोलिएगा कि OB is equal to OC, ये भी R है, ये भी R है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड है तो दो साइड है मेरे पास, साइड्स मेजॉरिटी में है, तो हमने क्या लिया AO और OB दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल AOB इस कॉन्ग्रुएंट टू, इधर लिया DO और OC तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DOC। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, पहला और तीसरा अल्फाबेट देखिए AB, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट देखिए DC, तो AB इज इक्वल टू DC बाई CPCT। भाई मैं तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं समझ रहा, क्योंकि मुझे बस यही प्रूव करना था कि AB और DC इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, ये दो थ्योरम्स हुई, इन दो थ्योरम्स के बाद में एक्सरसाइज 10.2 है। एक्सरसाइज 10.2 जो है, एक्सरसाइज 10.2 में भी थ्योरम्स ही दे रखी हैं, लेकिन इनको उन्होंने क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो इन्होंने बोल दिया कि जो दो सर्कल हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट, सर्कल्स में कहाँ कॉन्ग्रुएंसी होती है, सर्कल्स में तो हमने नहीं पढ़ा ना कॉन्ग्रुएंसी कुछ। तो याद रखिए बस एक चीज़ कि अगर दो सर्कल्स हैं उनका मान लीजिए रेडियस सेम है,
तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे, क्योंकि सर्कल में और तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं, समझ रहे हैं? जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तो 3 साइड होती है, सर्कल में तो बस एक रेडियस होता है। तो अगर 2 सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल का रेडियस अगर इक्वल है तो हम उन दोनों सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। तो पहली चीज़ इन्होंने ये बताई कि रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, ये तो इन्होंने बता दिया खुद। फिर प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब अब अलग अलग सर्कल्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ये कर लिया सबने नोट? कर लिया था? नहीं बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 जो है, इसमें टू प्रूव क्या करना है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ congruent circles subtend equal angles at their centers. Equal angles at their centers. Equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, ठीक? इसके सेंटर को बोल दो O, इसके सेंटर को बोल दो O डैश। अब वो बोल रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो इस कॉर्ड को बोलिएगा AB और इधर एक कॉर्ड बनाइए, उसको बोल दीजिएगा CD। गिवन AB इज इक्वल टू CD। A से O को ज्वाइन करो, B से O को ज्वाइन करो, इसी तरह से C से O डैश को ज्वाइन करो, D से O डैश को ज्वाइन करो। इसका रेडियस भी R, इसका रेडियस भी R, इसका रेडियस भी R, इसका रेडियस भी R, ठीक है? और इन्होंने दे रखा है कि AB और CD इक्वल है। दोनों के रेडियस सेम क्यों है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अच्छा, प्रूव क्या करना है यहाँ पर? मुझे ये प्रूव करना है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। मतलब इधर लिख रहा हूँ मैं, टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। AOB इज इक्वल टू CO डैश D। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है सबको? बताओ। विहान, विधि, वंश, तुम्हें? यस सर। टिया क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि ट्राइंगल AOB और COD की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू CD सबसे पहले, AB इज इक्वल टू CB गिवन। गिवन मतलब भाई जब दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों के कॉर्ड्स भी, सॉरी ये तो दे रखा है इक्वल कॉर्ड्स, तो ये तो वो हो गया गिवन है। फिर आप लिखेंगे AO इज इक्वल टू CO डैश, R इक्वल टू R, दोनों R के इक्वल। फिर लिखिएगा BO इज इक्वल टू DO डैश, ये भी R के इक्वल, ठीक है? तो तो तीनों साइड इक्वल हो गई, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया।
by triple S congruence criteria by triple S congruence criteria कोई दो पकड़ लीजिए आप, मैंने ये दो साइड ले ली बस, बहुत है। तो AB और AO, तो AB और AO किस तरीके से लिख देंगे हम, ऐसे लिख देंगे AB हो गया और AO हो गया। अब इसमें कॉमन में क्या है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, A BAO CD और CO डैश, ये हो गया DCO डैश। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCO डैश। ठीक, अब मुझे क्या देखना है कि सेंटर पर बनने वाला है, यानी कि AOB और CO डैश D ये इक्वल होना चाहिए। तो इस वाले ट्रायंगल में थर्ड पोजीशन पर है O, इस वाले ट्रायंगल में थर्ड पोजीशन पर है O डैश। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एंगल O और इस ट्रायंगल का एंगल O डैश इक्वल हो गए। तो उसको क्या लिखेंगे आप, इसको A और B के बीच में डालना है आपको O, एंगल BOA इज इक्वल टू O डैश को D और C के बीच में डालना है, तो एंगल DO डैश C। आप जैसा चाहें इसको कर सकते हैं, BOA बोलो या AOB बोलो, DO डैश C बोलो या CO डैश D बोलो, एक ही बात है। ये हमारा हो गया प्रूफ। बस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्लियर है? ठीक है। फंडा इसका भी वही है, सर्कल का भी फंडा वही है जैसा क्वाड्रिलेटरल का बताया है। ये साथ साथ रिवाइज करते चलना। ये जरा सा आपने छोड़ा ना, ये जरा सा आपने छोड़ा तो ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, फिर एग्जाम में ऐसा लगेगा कि कुछ अनदेखा अनसुना सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे को करना क्या। तो ऐसा बहुत होता है। और एक चीज़ का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप 10th में आएंगे ना, तो ये जो थ्योरम प्रूव ये वाले क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, उतने नहीं है जितने यहाँ 9th में थे। मतलब अगर आप मैथ्स को 9th और 10th के मैथ्स को कंपेयर करेंगे तो 10th का मैथ्स आपको कंपेरेटिवली बहुत आसान लगेगा। उसमें ट्रायंगल्स है, लेकिन ट्रायंगल्स इतना लंबा चैप्टर नहीं है। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल्स भी लो, लाइन्स एंड एंगल्स भी लो, क्वाड्रिलेटरल्स भी लो, सर्कल्स भी लो। मैं बच्चे की जान लगी इसमें, तो बिल्कुल हद हो। तो ये थोड़ा सा है, और मैं कई बार सोचता भी हूँ कि पता नहीं इसका कुछ नतीजा निकलेगा या नहीं। कि यहाँ पर जो कंटेक्स्ट होता है ना शुरुआत में बुक में, तो उसमें लिखा रहता है कि योर वैल्यूएबल सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। तो उस पर अगर मान लो मैं लिख कर भी भेज दूँ कि 9th के 2 चैप्टर उठाकर 10th में डाल दो ना, और 10th के 2 चैप्टर इधर डाल दो, तो ज़रा जो लोड है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 9th में तो बेचारा इतना बुरा हाल कर दिया कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, मतलब थ्योरम ही थ्योरम। अगर कोई बेचारा बच्चा दिल पर ले जाए तो उसको सपने में भी थ्योरम ही आती होगी, है ना। अब आपका तो पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। जब ज़्यादा कोई टफ होता था ना पेपर, उसको ज़्यादा ही पढ़ लिया, दिमाग पर स्ट्रेन पड़ गया, रात में सो रहे हैं, मम्मी पापा सुबह बताते थे तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था, उल्टा सीधा क्या बोल रहा था। तो फिर मैंने कहा वो शायद पढ़ाई का कुछ चल रहा होगा दिमाग में। होता होगा आप लोगों के साथ भी, कोई बड़बड़ाता है नींद में, नींद में कुछ निकलता है मुझसे नहीं। चलो जी 2 हैं, तुम्हारे साथ भी होता है। तो नींद में क्या निकलता है, नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, आगे से कुछ नहीं करूँगा, आगे से टाइम पर पढ़ाई करूँगा। ऐसा तो नहीं होता हमारे साथ। तो एक नई चीज़ और होती थी, अभी आप लोग 9th में हो ना, तो जब 10th हो जाएगी, 10th के बाद में जब 11th में आता है ना बच्चा, याद रखना मेरी बात, 10th में आने वाले हो, 1 साल बाद 11th में आओगे, तो ये चीज़ याद रखना। अगर रिकॉल कर पाए तो 11th में आगे पता नहीं क्या होता है, नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। मेरे साथ हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ, बहनों के साथ हुआ, सबके साथ सेम फंडा था। और मेरे साथ तो एक और भी नई चीज़ होती थी कि जब नींद आती थी तो सुबह के टाइम पर सपना बड़ा अच्छा आ रहा होता था। उस टाइम पापा उठाते थे और मैं ये बोल देता था बस 5 मिनट रुक जाओ, सपना पूरा हो जाने का पहले। फिर आँख बंद करता था, लेकिन ना तो सपना आता था ना नींद आती थी। फिर चिढ़ते हुए उठना ही पड़ता था। उन्होंने आज फिर से सपना तोड़ दिया। सपना तोड़ने के तरीके होते हैं ना अलग अलग, गर्मियों का सर्दियों का पता है ना तरीका क्या? पंखा बंद कर, बस ये 2 होते हैं।
सर्दी में रजाई खींच लिया, तो बेचारा सब ठंड में बच्चा सिकुड़ा पड़ा, अब फिर ये लगता है कि उठने में ही फायदा है, और गर्मियों में पंखा बंद कर दिया। चलिए जी, देखिएगा क्वेश्चन 2 देखते हैं इसका। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स Prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. If chords of congruent circles, अब फिर इसकी उल्टी कहानी है। वो बोल रहे हैं प्रूव दैट इफ chords of congruent circles, तो congruent circle मतलब दोनों का रेडियस सेम है, इस सर्कल का भी और इस सर्कल का भी रेडियस सेम है। तो अगर कोई दो ऐसी chords हैं जो सेंटर पर एंगल इक्वल बना रही हैं, तो वो chords इक्वल होंगी, ये प्रूव करना है। मतलब जैसे यहाँ पर BOA और DO' C इक्वल प्रूव किया है, अब वो दे रखा है, और AB इज इक्वल टू CD यहाँ दे रखा था, अब AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। तो लिखिएगा टू प्रूव इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. Then the chords are equal. A B O C D O डैश, इस बार ये गिवन है कि ये बीच वाला एंगल और ये बीच वाला एंगल इक्वल है, ये R और ये R, ये R और ये R, ये तो है ही ठीक। अब क्या प्रूव करना है? गिवन है इसमें एंगल AOB is equal to angle CO dash, angle AOB is equal to angle CO dash D. AOB is equal to CO dash D. तो देखिएगा, और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB is equal to CD, ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है, AB और CD दोनों इक्वल है। हाँ जी बताइए, बोलो। चलिए तो Yes, sir. So actually, I wanted to ask, sir, is it necessary to write the dash over O? नहीं, O के ऊपर डैश लिखना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि दोनों जो सर्कल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो दोनों के सेंटर्स भी जो है वो अलग अलग लेंगे हम, इसलिए एक को O मान लिया, एक को O डैश मान लिया। हाँ, दोनों के रेडियस सेम है, तो इसलिए इस वजह से दोनों के रेडियस को हमने R ही लिया है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना सर्कल्स। Yes, sir. O डैश की जगह A ले लो, B ले लो, मर्जी है, लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। P Q R S कुछ भी लिख सकते हो, इसको P ले लो, इसको Q ले लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन ट्राइंगल AOB and triangle CO dash D, AO is equal to CO dash, each equal to R, angle AOB is equal to angle CO dash D, ये गिवन है। और फिर OB is equal to OD, OB is equal to O dash D,
इक्वल टू आर, तो साइड एंगल साइड भाई ऐसे ही कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ए और ओबी को कंबाइन करो तो क्या बन गया ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीओ डैश और ओ डैश डी को कंबाइन करो तो ट्राइंगल सीओ डैश डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है एबी, इट इंप्लाइज दैट एबी, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है सीडी, तो एबी इज इक्वल टू सीडी बाई सीपी सीटी, ये प्रूव हो गया। तो सिर्फ इतना ही था एक्सरसाइज 10.2 में। उसके बाद थ्योरम 3 नोट करें, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है, उस सर्कल में हमें कोई कॉर्ड दे रखी है, उस कॉर्ड पर हमसे कहा जाए कि भाई आप परपेंडिकुलर डालिए, तो हम ये कहेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये उसको बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कॉर्ड को। तो इसका प्रूफ देखिएगा, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है O, ये कॉर्ड है AB, O से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया ऐसे, इस पॉइंट को बोल दीजिए D या C बोल दो, और A से O को ज्वाइन करा और O से B को ज्वाइन करा। मुझे प्रूव करना है कि AC और BC ये दोनों इक्वल होंगे, तो क्या करना है, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो क्या करेंगे इधर, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BC, ये चीज प्रूव करनी है। तो हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCA एंड OCB, in triangle OCA and triangle OCB, OC is equal to OC, OC is equal to OC, common side, angle OCA is equal to angle OCB, angle OCA is equal to angle OCB is equal to 90 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। और OA is equal to OB इज इक्वल टू, दोनों ही रेडियस के बराबर है, दोनों रेडियस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो साइड हो गई, एक राइट एंगल हो गया, और राइट एंगल के सामने वाला एक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। ऐसे मत बोल देना, क्योंकि एक साइड ये ली है, एक साइड ये ली है और एंगल ये लिया है, तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड होती तब मैं बोलता साइड, एंगल और साइड, ठीक है। तो इसलिए RHS बोलेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, OC और OA को अगर कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, COA, ट्रायंगल COA इज कॉन्ग्रुएंट टू, OC और OB को कंबाइन करें तो ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट हो गए। मुझे क्या प्रूव करना है, AC इज इक्वल टू BC, तो AC कहाँ से मिल रहा है, पहला तीसरा अल्फाबेट, और BC कहाँ से मिल रहा है, पहला तीसरा अल्फाबेट।
इट implies that AC is equal to BC by CP/CT. ये हो गया प्रूव। क्लियर है? देखिए 2 एक्सरसाइज इसकी हो गई हैं। थ्योरम 3 हमने देख लिया, थ्योरम 4, एक्सरसाइज 10.3 कल करवाता हूँ आपको। 10.4 टोटल 5 है इसमें एक्सरसाइज श्योर नहीं 5 है, हो जाएगा ज़्यादा।